नमस्ते भाभी, कैसे हो आप सब? रजनी ने अपनी जेठानी आभा से फोन पर कहा। हम लोग सब ठीक हैं। पोता पोती कॉलेज गए हैं। नमन और उसके पापा दुकान में हैं। बहू रसोई में है। मैं अभी भगवान की सेवा करके उठी हूँ। बैठे बैठे सब्जी सलाद काट रही हूँ। और सुनाओ, तुम सब कैसे हो? आभा जी ने अपनी देवरानी से कहा। क्या भाभी, शादी के बाद 2 लोगों से जिंदगी शुरू हुई थी, 2 में ही आकर सिमट गई है। बेटा बहू तो विदेश से वापस आने का नाम ही नहीं लेते, ना ही कभी हमें बुलाया। फोन वीडियो कॉल भी हम ही करते हैं सामने से। अब तो अकेलापन खलने लगा है। आपको तो भरे पूरे परिवार का सुख मिल रहा है। बेटी भी आपकी अपने ससुराल में सुखी है। बेटे बहू की सेवा का सुख मिल रहा है आपको। और क्या चाहिए इस उम्र में? रजनी ने कहा। हाँ वो तो है, और क्या चाहिए इस उम्र में। अच्छा, मंझले देवर जी अभी कहाँ हैं? राहुल के घर या रोहित के घर? पिछले हफ्ते तो वो अपने बड़े बेटे राहुल के घर थे। कह रहे थे अब रोहित के घर कुछ दिन रह आएंगे। आभा जी ने रजनी से अपने मंझले देवर के बारे में पूछा। अरे, दोनों बेटे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। बड़ा बेटा छोटे बेटे के घर पिता को भेजने को तैयार है, पर छोटा बेटा कोई ना कोई बहाना बना रहा है। कभी कहता है पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, कभी कहता है बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, वो डिस्टर्ब होंगे, छोटा बेटा उन्हें लेने नहीं आ रहा। तय तो ऐसा हुआ था कि मंझले भाई साहब 6-6 महीने बराबर से दोनों बेटों के पास रहेंगे, पर 6 महीने से 1 महीना ज्यादा हो गया है। छोटा बेटा पिता को लेने अब तक नहीं आया और ना ही उन्हें भेजने को कहा। बड़े बेटे के घर रोज का क्लेश रहता है। मंझले भाई साहब से भी सहन नहीं हो रहा। वैसे मंझले भाई साहब के हाथ पैर अभी सही सलामत हैं, लेकिन परिवार के सुख और 2 वक्त के खाने के लिए तो वो बेटे बहू पर ही निर्भर हैं। 2 बेटे बहुओं के होने के बाद भी 2 वक्त की रोटी उन्हें सम्मान से नहीं मिल पाती। सच कहते हैं लोग, बुढ़ापे में पति पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी है, वरना जोड़ी में से एक बचता है तो उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है, जैसे मंझले भाई साहब का जीवन बीत रहा है पत्नी के बगैर। रजनी ने कहा। हाँ, सही कहा तुमने। जीवन के अंतिम पड़ाव में जीवन साथी की कमी खूब खलती है। वैसे तुम लोग तो अकेले हो, यहाँ हमारे पास आ जाओ, मन बहल जाएगा। तुम तो जानती हो मेरी बहू बहुत संस्कारी है। मेहमानों के आने पर कभी मुंह नहीं बनाती, बल्कि अच्छे से अतिथि सत्कार करती है। आभा जी ने कहा। हाँ भाभी, तुमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, तभी इस जन्म में बेटे बहू और परिवार का सुख भोग रही हो। रजनी बोली। पिछले जन्म का तो पता नहीं, पर हाँ, अब लगता है बाबूजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनकी दुआएं हमें लगी हैं। आभा जी बोली। बाबूजी का नाम सुनते ही रजनी का मन आत्मग्लानि से भर गया और उसने फोन रख दिया। वहीं आभा जी अपने बाबूजी यानी ससुर जी की फूलमाला चढ़ी फोटो को निहारने लगी और पुरानी स्मृतियों में खो गई। आभा जी के पति दिनेश जी 3 भाई थे। तीनों अलग अलग शहर में रहते थे। दिनेश के माता पिता उसी के साथ रहते थे। एक छोटा सा घर था और कपड़े की दुकान थी जो दिनेश के पिता की थी, जिसमें दिनेश बैठता था। पिता की दुकान किराए की थी, पर दिनेश ने बिजनेस में आने के बाद अपनी मेहनत और काबिलियत से वो दुकान खरीद ली। अब दुकान दिनेश के नाम पर थी। दोनों छोटे भाई नौकरी के चलते अपने परिवार के साथ दूसरे शहरों में रहते थे। भाइयों की शादी में भी दिनेश ने काफी सहयोग किया था। बड़े भाई का पूरा फर्ज निभाया था। दिनेश की पत्नी आभा भी सुंदर, सुशील व संस्कारी थी। बड़ी बहू की उसने भी पूरी जिम्मेदारी निभाई, पर जब अपनी दोनों देवरानियों को सास ससुर की जिम्मेदारियों से मुक्त देखती तो उसे अपने बड़ी बहू होने पर बहुत गुस्सा आता। सासू माँ थी तब तक तो वो ससुर जी के सारे काम कर दिया करती थी और रसोई में आभा की मदद भी कर दिया करती थी, पर उनके जाने के बाद तो बुजुर्ग ससुर के घर में रहने से बंसी गई थी आभा। सुनिए जी, क्या अकेले तुम्हारे बाबूजी हैं वो? आखिर मैं ही क्यों पिसती रहूं? दोनों देवरानियां तो बिना किसी बंधन के मुक्त होकर घूमती फिरती रहती हैं, कभी मायके तो कभी किसी रिश्तेदार की शादी में, तो कभी अपने पति के साथ पहाड़ों की सैर पर। यहाँ तो 2 दिन मायके जाने को भी तरस जाती हूँ। अभी तो मेरी बहू आने में भी 5-6 साल हैं। कान खोलकर सुन लो, अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे बाबूजी की सेवा। दोनों देवर तो अपनी पत्नियों के राग में राग मिलाते हैं, एक से बढ़कर एक बहाने उनके पास तैयार रहते हैं बाबूजी को ना बुलाने के।
दोनों में से एक भी बाबूजी को लेने नहीं आया और न ही भेजने को कहा, जबकि मैंने उनसे कहा था कि बारी बारी से बाबूजी की जिम्मेदारी सब लेंगे। आभा ने अपने पति दिनेश से गुस्से में कहा। दिनेश भी रोज रोज के क्लेश और भाइयों की बहानेबाजी से तंग आ गया था। अब तो आभा भी अपने ससुर जी का कोई विशेष ध्यान नहीं रखती थी, बस औपचारिकता निभा रही थी। जो जैसा खाना बनता वही उन्हें बड़ी उम्र में भी खाना होता। उनके लिए अलग से कोई आहार की व्यवस्था नहीं थी। पत्नी की रोज रोज की किचकिच से तंग आकर दिनेश ने एक रोज अपने मंझले भाई आकाश को फोन मिलाया। आकाश, बहुत दिनों से बाबूजी तुझे और तेरे बच्चों को याद कर रहे हैं। थोड़े दिनों के लिए उन्हें बुला ले, उन्हें अच्छा लगेगा। दिनेश ने अपने मंझले भाई आकाश से कहा। वो भैया, मेरे बच्चों की परीक्षा चल रही है, 2 कमरों का ही घर है। सरला की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, आए दिन सिर दर्द, चक्कर आने की शिकायत करती रहती है। कभी कभी तो खाना भी नहीं बनाती, बाहर से मंगाकर गुजारा करना पड़ता है। ऐसे में हम बाबूजी की देखभाल कैसे करेंगे? आकाश ने कहा। दिनेश ने अपने छोटे भाई विजय को फोन किया। विजय, थोड़े दिन के लिए बाबूजी को अपने पास बुला ले, उन्हें अच्छा लगेगा। तेरे बेटे को भी दादा के साथ काफी कुछ सीखने को मिलेगा। भैया, आप तो जानते हैं हम दोनों पति पत्नी नौकरी पेशा हैं। रजनी स्कूल में टीचर है और मैं भी अपनी नौकरी के प्रमोशन में इतना उलझा हूं कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे में बाबूजी यहाँ कैसे रहेंगे? बेटे को भी हम हॉस्टल में पढ़ने भेजने वाले हैं, हमारी मजबूरी समझो भैया। विजय ने भी 2 टूक जवाब दे दिया। दोनों भाइयों की बात दिनेश को हजम नहीं हो रही थी। वो समझ रहा था कि दोनों छोटे भाई पिताजी को ना रखने के लिए बहाने बना रहे हैं, लेकिन वो अपने जन्मदाता अपने पिता को जबरदस्ती उनकी चौखट पर छोड़ भी तो नहीं सकता था। दिनेश को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बड़े धर्म संकट में फंस गया हो। एक तरफ उसके पिता और एक तरफ सारी जिम्मेदारी अकेली संभालती उसकी धर्मपत्नी। दिनेश का युवा होता बेटा नमन भी अपने घर की स्थिति से परिचित था। दादा से पोते का स्नेह कुछ खास होता है। मूल से जिस तरह ब्याज प्यारा लगता है, उसी तरह दादा के लिए पोता था। नमन भी अपने दादा को बहुत प्यार करता था। उसे दादा की लाचारी, पिता की मजबूरी और माँ की अपनी देवरानियों से जलन, ईर्ष्या सब समझ आ रही थी। एक दिन नमन ने अपने मम्मी पापा से कहा, काश मेरा भी एक भाई होता। क्यों बेटा, आज अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ आभा ने पूछा। मम्मी, जब आप लोग बुजुर्ग हो जाओगे, लगभग दादाजी की उम्र के, तो आप लोगों की सेवा तो सिर्फ मुझे और मेरी वाइफ को ही करनी पड़ेगी। अगर मेरा कोई भाई होता तो वो कम से कम कुछ दिनों के लिए तो आप लोगों को संभाल लेता। मेरी वाइफ भी आप लोगों की सेवा कर करके परेशान हो जाएगी, फिर मुझ पर आप लोगों को वृद्ध आश्रम छोड़ने का दबाव डालेगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग मेरे जन्मदाता हैं। आप लोगों ने कितना प्यार दिया, कितनी अच्छी परवरिश की, कितने त्याग मेरे लिए किए, पर दादाजी की तरह आप लोगों को भी मेरी पत्नी की बातें सुननी न पड़ जाए, ये सोचकर डर लगता है, नमन ने कहा। बेटे की बात सुनकर आभा और दिनेश सन्न रह गए। उन्हें अपना भविष्य दिखाई देने लगा। देखा आभा, बच्चे अपने बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। आज हम अपने बड़ों की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए। दूसरे क्या करते हैं हमें इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। जिस पिता ने अपनी सीमित आय से 3-3 बेटों की परवरिश की, आज 3-3 बेटे उन्हें नहीं संभाल पा रहे हैं। क्या मैं भी इतना गया गुजरा हूं कि अपने पिता को 2 वक्त की सम्मानजनक रोटी भी नहीं खिला सकता? क्यों रोज रोज अपने भाइयों के सामने अर्जी लगाता हूं कि कब आएंगे वो बाबूजी को लेने? अब मैं बाबूजी को कहीं नहीं भेजूंगा, दिनेश ने कहा। आभा ने अपने पति की बात पर सहमति दर्शाई। अब आभा बिना किसी ईर्ष्या व परेशानी के अपने कर्तव्य निभाने लगी। बाबूजी की आंखों में तृप्ति के भाव रहने लगे। पर लोग सिधारने से पहले बाबूजी ने ढेरों आशीर्वाद, दुआएं आभा और दिनेश को दी। उन्होंने शांति से अपना शरीर छोड़ा। आज बाबूजी की दुआओं का ही असर था कि आभा और दिनेश जी अपने बेटा बहू, पोता पोती संग सुख से जीवन की सांझ बिता रहे थे। दोस्तों, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना, उनकी गरिमा को बनाए रखना, उनका सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। यही सीख हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में देनी होगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।